नमस्कार, मैं हूं कमलेश चंद्रा और हम बात कर रहे हैं गीता फॉर स्टूडेंट्स। कंपटीशन एग्ज़ाम में गीता कैसे हेल्प कर सकती है आपकी उसमें सफल होने के लिए, उसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और इस खास सेशन में हम बात करने वाले हैं उन 4 ऑब्स्टिकल्स के बारे में। वंस यू हैव दीज ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ, सक्सेस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यस, टेक माई वर्ड्स लिटरली, आई एम टेलिंग यू। ये 4 चीज़ें इतनी डेंजरस हैं कि बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए अपनी पढ़ाई के लिए फोकस जुटाना और वो एफर्ट लगाना और कुछ रिजल्ट्स जो है वो निकाल देना। तो इन 4 चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। पहले गीता के पहले अध्याय में अर्जुन जो है 20वें से 25वें श्लोक के बीच में, जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और दोनों सेनाओं ने शंखनाद कर दिया एंड वॉर इज़ जस्ट अबाउट टू बिगिन, तो उसी समय फिर जो है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं दोनों सेनाओं को एक बार ठीक से देख लेना चाहता हूँ, ख़ासतौर से कौरवों की सेना को ठीक से देख लेना चाहता हूँ। और वो रथ को बिल्कुल बीच में ले जाके खड़ा करते हैं और वो वहाँ पर अर्जुन को जो है वो जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देख इन कुरुवंशियों की सेना को, तो अर्जुन को अचानक से एक जो है ना उसके एक बाढ़ आ जाती है उसके अंदर इमोशंस की। और ये मैं अपने लोगों पे कैसे हथियार चलाऊंगा, ये तो मेरे भाई हैं, ये तो ये हैं, तो वो अचानक से वो इस स्थिति में चला जाता है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं जो मेजर ऑब्स्टिकल्स हैं वो क्या है। पहला जो ऑब्स्टिकल है उसे कहते हैं राग। व्हाट इज़ राग? राग इज़ ऑल अबाउट द काइंड ऑफ अटैचमेंट्स वी हैव। Now, many times this word attachment we take in, we have a different kind of understanding about this word. So I need to explain this. Attachment का क्या मतलब है? Attachment का मतलब है कि जो भी तरीके से, जो भी चीज़ें, if you have been doing or the way you have been thinking, the way you have been living your life, तो जो भी आपके जीवन जीने के अब तक के तौर तरीके हैं, उन तौर तरीक़ों के साथ हमारी एक कंडीशनिंग हो जाती है, उनके साथ हमारा एक कनेक्शन जैसा हो जाता है, एक बॉन्डिंग हो जाती है, एक अटैचमेंट हो जाता है वो, और उस फ्लो में चीज़ें फिर बहती हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ आवर लाइफ गोज़ ऑन ऑटो पायलट मोड। चीज़ें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, और वो जो चीज़ों का घटना है वो किस तरह से हो रहा है, वो हो रहा है हमारे जो अटैचमेंट्स हैं, जो हमारे राग हैं, उनके आधार पर वो हो रहा है। आज तक अगर जैसे कोई व्यक्ति है तो वो सुबह देर से उठता है, लेट्स से वो 9 बजे उठता है, तो अगर वो पिछले 10 साल से डेली 9 बजे उठ रहा है तो एक जो बहुत मतलब सहज बात होगी कि कल वो कितने बजे उठेगा। मोस्ट लाइकली ही विल गेट अप एट 9। यस, एक्सेप्शंस मे बी देयर फॉर डे 2 days 3 days 5 days ही मे हैव सम काइंड ऑफ शिफ्ट in his behavior और in his personality, लेकिन वो फिर वापस उस रूटीन पे आते हैं। हम लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं ना, हम रिजोल्यूशंस लेते हैं, बस अब कल से ऐसा करने वाले हैं, फिर बस अब सब बदल जाएगा, बर्थडे को, नए साल को लेते हैं ना संकल्प कि बस अब बहुत पढ़ाई करना है, अब बस कोई डाइवर्जेंस नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। और फिर क्या होता है, हम उसी पैटर्न पे लौट जाते हैं, हम उसी जीवन पद्धति पे, जीवन के उसी ढर्रे पे हम लौट जाते हैं। तो ये क्या है? ये राग है, ठीक है। तो ये पहली सबसे बड़ी बाधा है। इनको हम कैसे बोल सकते हैं? दीज आर दी कंडीशनिंग्स ऑफ योर लाइफ। तो उनको आप चाहे तो फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग बोल दीजिए, जो आपके शरीर की कंडीशनिंग्स है। अगर किसी को ज़्यादा खाने की आदत है तो वो ज़्यादा खाएगा तो फिर ज़्यादा आलस होगा, तो फिर पढ़ाई में उसका नुकसान होगा। या कोई व्यक्ति जो है वो ज़्यादा सोने की आदत है, किसी को प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है, तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत जो है वो जीवन को इतना प्रभावित करती है, टालते जा रहे हैं। तो कई लोगों में क्रोनिक प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, मतलब एक्सट्रीम तक, जब तक लास्ट डेट नहीं आ जाती तब तक लगता ही नहीं है कि पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत राग जो है वो बहुत गहरा एक प्रभाव जो है वो डालता है, विच इज़ रियली डेंजरस। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से ऐसे कंडीशनिंग्स हैं, वो कौन से ऐसी अटैचमेंट्स हैं जो इस पूरी प्रोसेस में, सीखने की इस पूरी प्रक्रिया में जो है वो मुझे रोक सकते हैं, है ना, वो मेरे रास्ते को बाधित कर सकते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। इस प्रॉब्लम को आपको निकालना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे इसको हटा सकते हैं? वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर, पर आपको समझना पड़ेगा इट इज़ अ प्रॉब्लम, राइट। तो चाहे वो शारीरिक स्तर पर कंडीशनिंग हो, चाहे वो मानसिक स्तर पे कंडीशनिंग हो, चाहे वो
केमिकल कंडीशनिंग हो बॉडी की, वो किसी भी लेवल पर वो हमको पहले देखना पड़ेगा। इज़ इट नेगेटिव, ये रुकावट पैदा करेगी क्या मेरे लक्ष्य में? अगर हाँ, तो हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा एंड वी हैव टू डिवाइस सम मेथड्स फॉर दैट। सो दैट इज़ दी स्टेप 1, दैट इज़ कॉल्ड राग। हाँ, ये पहली चीज़ है जिसे उखाड़ना है। हाँ, इसको मिनिमाइज़ करना है। अगर पूरी तरह से नहीं उखाड़, मिनिमाइज़ करना है, कितना और कम कर सकते हैं, कितना और कम कर सकते हैं। एंड वंस वी विल बी मोर एंड मोर अवेयर अबाउट इट, तो आप कैसे इससे राग से निकल सकते हैं? अवेयरनेस। इफ़ यू आर कॉन्शियस अबाउट योर राग्स, अटैचमेंट्स, वो थोड़ा थोड़ा उसका प्रभाव कम होने लगता है। तो इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी आप अपनी प्लानिंग करते हैं पढ़ाई की, आप कहते हैं कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक पढ़ना है या ये मेरे 4 घंटे पढ़ना है, जो भी है, जब भी आप प्लानिंग करते हैं पढ़ने की, तो इस राग से मुक्ति का क्या तरीका है? बीच में दिमाग भटकेगा, खाना खाने लगेंगे, टीवी देखने लगेंगे, मोबाइल देखने लगेंगे, फेसबुक देखने लगेंगे, तमाम तरह के जो है ना वो डाइवर्जेंस हो जाएंगे। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका ये है कि आप पहले से ही थोड़ा विजुलाइज करें, पहले से ही थोड़ा सोच के चलें कि अगर मैं पढ़ाई करने बैठूंगा तो क्या होने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे रोकेंगी, और वो जो चीज़ें मुझे रोकेंगी, क्योंकि मैं अपने राग जानता हूँ, मैं खुद अपने अटैचमेंट्स जानता हूँ। मैं तो पढ़ाई के बीच में फ़ोन देखूंगा 2 बार, मुझे पता है। अगर आपने एक बार अपने आप को ऑब्जर्व किया और आपको पता है, तो क्या करना है? उसको हटा देना है, उसको अपनी साइड से, अपने उससे पहुँच से उसको एक बार हटा देना है। तो ये पहली इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हमको क्या करना है, जो अटैचमेंट्स है उनको हटाना है। ये पहला है ना प्रॉब्लम है। दूसरा एरिया क्या है? दूसरा एरिया है जिसे हम कहते हैं द्वेष। एंड हाउ इट वर्क्स, द्वेष का मतलब है किसी से भी घृणा का भाव। आई हेट दिस, वॉट एवर इट इज़। So sometimes some people they say I hate mathematics, I hate statistics, I hate this that। तो ना केवल सब्जेक्ट्स बल्कि कई बार तो ऐसा भी होता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए हमारे मन में घृणा होती है, नफरत होती है, द्वेष होता है। तो कई बार क्या है, कुछ लोगों को खुद के प्रति भी होता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं स्मार्ट नहीं लगता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। तो खुद के प्रति भी जो है एक फीलिंग होती है, एक थोड़ा अपने आप को छोटी दृष्टि से, इस द्वेष भाव से अपने आप को देखने की कि यार क्या है, मैंने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, एक तरह का अजीब सा। तो ये जो बात होती है इसको हम क्या कहते हैं? ये है जिसको हम कहते हैं घृणा करना या द्वेष रखना। और ये जब तक होता है तो इससे क्या होता है, बॉडी की पूरी केमिस्ट्री गड़बड़ा जाती है। सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया, उसने कैसा आपके साथ बिहेव किया, और उसका जो भी प्रभाव है, वो प्रभाव कहाँ पड़ता है द्वेष का? आपके केमिकल, पूरा जो बॉडी का जो केमिस्ट्री है वो उससे डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा जो हार्मोनल सिस्टम है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको इससे बचना चाहिए। और इसके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज क्या है, जिन भी लोगों के प्रति आपके मन में गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, शांति से बैठ के थोड़ी देर मेडिटेट करें और मन ही मन सोचें कि मैंने उन लोगों को माफ़ कर दिया। उसने मेरे साथ चीटिंग की, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ ये किया, फॉरगिव। इसलिए फॉरगिव नहीं करना कि उन लोगों ने को हमें माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने कोई बहुत बुरा नहीं किया। नहीं, उन्होंने बुरा किया होगा, उन्हें इसलिए माफ़ कर देना चाहिए कि दे डोंट डिज़र्व टू बी पार्ट ऑफ यू नाउ। तो हमें अपने आप को क्लीन करना है, हमारे अपने शरीर को, हमारे अंदर के जो हार्मोनल सिस्टम है उसको हमें रिपेयर करना है। वी शुड नॉट सफ़र इट मोर, ठीक है ना? बिकॉज यू डिज़र्व अ बेटर लाइफ, बिकॉज यू डिज़र्व अ वंडरफुल लाइफ। सो जो भी एक्सपीरियंसेस आपके हुए, जिसके साथ जो, उसको माफ़ कर, मैंने क्षमा कर दिया, मैंने उसे माफ़ कर दिया। द मोर, और इस प्रोसेस में हमको खुद को भी माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि जो तीसरा स्टेप है जिसको मैं अभी कहने वाला हूँ, तीसरी बड़ी बात है, उसे कहते हैं शोक। और शोक का मतलब क्या होता है? दुख। और किस तरह का दुख? ये बहुत तरह के दुख हो सकते हैं, लेकिन जो कोर दुख है वो किस बात का होता है? मैंने अपना टाइम ख़राब किया, मैंने ऐसे सीखा नहीं, मैंने ऐसे समझा नहीं, मैंने ऐसे पढ़ाई नहीं की, मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता। तो अपने पास्ट को लेकर के बहुत तमाम तरह की मेमोरीज़ हमारे दिमाग में होती हैं और आदमी को लगता है कि ये मैंने गलत काम किए, ये मैंने गलत चीज़ें की। उनके प्रति कहीं ना कहीं एक कुंठा होती है, उनके प्रति कहीं ना कहीं एक आदमी को जो है ना एक दर्द होता है, और कहीं ना कहीं आदमी को खुद से एक ग्लानि, एक नफ़रत होती है। वो दर्द जो है, वो दर्द कई तरीके से जीवन में प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है वो दर्द? कई बार गुस्से के रूप में प्रकट होता है, कई बार फ्रस्ट्रेशन के रूप में प्रकट होता है, कई बार कन्फ्यूजन के रूप में प्रकट होता है, कई बार हम प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पाते। तो बहुत तरीके से वो जो है हमारे जीवन में प्रकट होता है। तो इसलिए शोक जो है जीवन
कहते हैं ना कि जब एक प्रवाह के साथ हमने जिया, जिस समझ से, जिस बुद्धि से, लालच से, जिस तरह से भी हमने जी लिया, जो जी लिया वो जी लिया, तो अगर हम प्रायश्चित करने को तैयार हैं, अगर हम अपने आप से माफ़ी मांगने को तैयार हैं, अगर हम भगवान से माफ़ी मांगने को तैयार हैं, तो धीरे 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 वो भीतर का जो एक इकट्ठा किया है, जो एक संचित कर्म जिसको कहना चाहिए कि इतने समय से जो हमने अपने ऊपर बोझ एक ले लिया है, चाहे वो गिल्ट के रूप में है, चाहे वो परेशानी या फेल्योर या खुद को किसी तरह से सेल्फ इमेज के तौर पे है, उन सब से हमको स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप को फ्री करना चाहिए, उससे हमें अपने आप को मुक्त करना चाहिए, क्योंकि सचमुच में वो एक बोझ जैसा होता है ना, उसके नीचे हम दबे रहते हैं, तो उससे अपने आप को फ्री करना, तो ये शौक से अपने आप को मुक्त करना, वो तीसरा, मतलब इसको आप चैलेंज समझ लीजिए या बाधा समझ लीजिए, ऑब्स्टिकल समझ लीजिए, इसको हटाना रहता है। और चौथी और बहुत इम्पॉर्टेंट जो बाधा है वो है डिल्यूशन, जिसको हम मोह कहते हैं। तो राग, द्वेष, शोक और मोह, ये चार चीज़ें हैं। तो राग की बात की, द्वेष की बात की, शोक की बात की, मोह का मतलब होता है डिल्यूशन। और डिल्यूशन का मतलब क्या है? क्लैरिटी के साथ सोच नहीं पाना, क्लैरिटी के साथ निर्णय नहीं ले पाना, डिसीजन नहीं ले पाना। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग डिल्यूशन में रहते हैं। हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हाँ हो जाएगा सिलेक्शन, हो जाएगा, मैं पढ़ लूँगा, मैं कर लूँगा। कई बार हमको पेरेंट्स टोकते हैं, अरे बेटा पढ़ाई कर लो, समझो तुम्हारे पास टाइम कम। हाँ हाँ हो जाएगा पापा, आपको दिखता नहीं मैं कितना पढ़ता हूँ। पापा को दिखता ही है कितना पढ़ते हो, लेकिन क्या होता है कि अगर इफ़ वी आर इन द स्टेट ऑफ डिल्यूशन, इफ़ यू आर इन द स्टेट ऑफ डिल्यूशन, हमको नहीं दिखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कितना कर रहा हूँ, और जितना कर रहा हूँ क्या ये उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए पर्याप्त होगा। तो डिल्यूशन जो है वो बहुत ही डेंजरस चीज़ है, और इस डिल्यूशन की प्रक्रिया में मतलब हम सही निर्णय नहीं ले पाते। तो क्या होगा डिल्यूशन की प्रोसेस में कि सही और गलत के बीच का भेद मिट जाए। आज चलो आज मूवी देख लेते हैं, चलो आज ये कर लेते हैं, कल से पढ़ाई कर लेंगे। तो हम निर्णय लेते हैं, और डिल्यूशन के चक्कर में जो निर्णय होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते, और हम पढ़ाई को पोस्टपोन करते जाते हैं। ठीक है, हो जाएगा। एक अलग तरह के ओवर कॉन्फिडेंस में, एक अलग तरह के फैंटेसी में, एक अलग तरह के कल्पना के जगत में हम जीते हैं। ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग कल्पनाएं बुरी चीज़ है, पर उसको कैसे इस्तेमाल करना है डेफिनेटली वो आपको आना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये चार चीज़ें हैं, और इन चारों में जो डिल्यूशन का जो सबसे गहरा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है वो किस पे पड़ता है? हम सबके पास इंटेलेक्ट है, हम सबके पास बुद्धि है, और हमारी बुद्धि हमको बता सकती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलिजेंस, है ना। तो वो जिसको हम कहते हैं विवेक बुद्धि, जिसे हम कहते हैं। तो सही और गलत क्या है उसको हम जान जाएं, उसको हम पहचान जाएं, और सही और गलत को देख करके, पहचान के, सही का चुनाव करते हुए अगर हम आगे बढ़ें, एवरी डे इफ़ यू आर मेकिंग एवरी राइट चॉइस, एवरी डे इफ़ यू आर मेकिंग राइट चॉइस मीन्स व्हाट? समय पे आपने उठना, समय पे खाना, समय पे आपने पढ़ाई करना, पढ़ाई में भी कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना। अगर आप अपने जीवन के सारे निर्णय ठीक से लेने लग गए, 80% निर्णय भी ठीक से लेने लग गए, क्या होगा? यू विल प्रोग्रेस लाइक एनीथिंग. Progress will be just a byproduct of your life. You even need not to be worry about the result. बिना रिजल्ट की परवाह किए बिना, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो डिल्यूजन क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि वो एक डिस्क्रिमिनेटरी जो कैपेसिटी है, सही और गलत के बीच की जो लाइन होती है, उसको वो मिटा देता है। एक बार ये लाइन मिट जाती है तो हमारी लाइफ जो है वो एक अजीब से रास्ते पर चल पड़ती है। हमको पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आप बैठे हैं, आपके फ्रेंड का फ़ोन आ गया, आ यार चल कुछ करते हैं, ओके आ रहा हूँ, आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। आप बाइक उठाई, पहुँच गए। तो लेकिन अगर आप रुक के देखो, यार मैं क्यों किया, मैंने ये क्यों किया, वाई एम डूइंग दिस, वाई एम वेस्टिंग माई टाइम, I don't have that clarity for life. That is the reason I'm doing it. So we live life in that delusion. और लग रहा है हाँ ठीक ही तो कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ नहीं बैठूंगा तो क्या करूँगा, अब नहीं बैठूंगा तो क्या बुढ़ापे में बैठूंगा। तो हमारे पास उसके लॉजिक होते हैं, हमारे पास उसके प्रॉपर कहने के लिए होता है कि नहीं ये सही हो रहा है, हम उसको सही सोच के ही करते हैं, लेकिन वो सही होता नहीं है। दैट इज़ द स्टेट ऑफ डिल्यूशन। और डिस्क्रिमिनेटरी पावर जो है वो चली जाती है, विवेक बुद्धि चली जाती है। ठीक है ना। तो अर्जुन भी जो है वो इन सारे स्टेजेस से जो है वो होकर के गुजरता है। और जब वो डिल्यूजन की स्टेट में होता है तो पहले अध्याय में वो उसके बारे में बात करता है। वो कहता है भगवान युद्ध नहीं करता हूँ, मैं भीख मांग के खा लूँगा, मैं जंगल में चला जाऊँगा, ये राजपाट मुझे नहीं चाहिए। तो ये
क्यों बोल रहा है। और भगवान कृष्ण जानते हैं कि ये डिल्यूशन की स्थिति है। अगर मैं इसको बोलूँगा कि हाँ ठीक है, ये तो अच्छी बात है, तू युद्ध नहीं करना चाहता, जा जंगल में जाके संत बन जा, सन्यासी बन जा और भीख मांग के खा, इट्स अ गुड थिंग। हिंसा करके क्या होगा, अपने लोगों को मार के क्या होगा। लेकिन भगवान कृष्ण जानते हैं कि ही इज़ इन द स्टेट ऑफ डिल्यूशन। ही इवन इफ ही वुड हैव बीन इन द अटर नॉलेज, अगर वो नॉलेज को प्राप्त कर जाता, ज्ञान को प्राप्त कर जाता और फिर कहता कि नहीं मुझे तो, मेरे लिए शांति जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, तो बात अलग थी। डिल्यूशन में क्यों था। अगर वो जंगल चला भी गया, उसने भिक्षा भी ले ली और उसने उस तरह से अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया, और जैसे उसको पता चलता कि युद्ध में पांडव हार गए या पांडवों में से किसी एक को जो है कौरवों की सेना ने मार दिया, क्या करता अर्जुन। उसके बाद भी अर्जुन वहीं जंगल में बैठ रहा था, नहीं ना, वो आता, हथियार उठाता और युद्ध करता और फिर कहता कि नाउ आई विल टेक रिवेंज। व्हाई टू डू दिस। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि वो उसका धर्म है, वो उसका स्वभाव है, और आदमी अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो क्षत्रिय है, तो ये लड़ेगा। इससे अच्छा है ये बाद में लड़े, अभी लड़े। ठीक है ना। तो अगर आप में वो स्पिरिट है कि यस आई वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, लेट्स क्रैक इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, लेट्स क्रैक इन दिस अटैम्प्ट। हाँ, बाद का क्यों करना है, क्यों उसको पोस्टपोन करना है। तो जो चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, लेट्स पुट इट राइट नाउ इन द प्रैक्टिस। ठीक है ना। तो वो हमें करना है। ये 4 बाधाओं को अगर आपने पार कर लिया तो आपके मान के चलो आपका सिलेक्शन मोरलेस पक्का है ना। 4 मेजर बाधाएं, अगर आपने डिल्यूशन को हटा दिया अपने जीवन से, इफ़ यू स्टार्टेड टेकिंग द राइट काइंड ऑफ डिसीजंस, और वो राइट काइंड ऑफ डिसीजंस आप कब ले पाएंगे, जब व्हेन यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। कौन सी किताबें पढ़ने हैं, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कौन से, है ना, वो उसकी सबको हमें जानकारी। और फिर वो पढ़ने का तरीका क्या होगा, पढ़ने का तरीका क्या होगा, याद करने का तरीका क्या होगा, रिविजन का तरीका क्या होगा, नोट्स मेकिंग का तरीका क्या होगा, वो सारे मैथड्स, वो प्रोसेसेस को समझ के। So what I'm trying to say is that if you are making right decisions on everyday basis, small decisions but right decisions on everyday basis, you are setting up your targets in a proper way, क्या होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डिस्क्रिमिनेटरी जो बुद्धि है, वो जो विवेक बुद्धि है, वो जागृत हो जाएगी। जैसे जैसे विवेक बुद्धि जागृत होती जाएगी, आपका जीवन जो है वो सही बात पे चल पड़ेगा। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के संदर्भ में क्या बात करते हैं, डिल्यूशन में आके जब वो ऐसी बातें करता है कि मैं जंगल में चला जाता हूँ, सब छोड़ देता हूँ, तो फिर दूसरे अध्याय में अर्जुन एक बड़ी बात कहता है। वो कहता है भगवान मैं अपने समझ गया कि आई एम इन द स्टेट ऑफ डिल्यूशन। मैं समझ गया कि मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो ठीक ठाक नहीं है, और मैं सच में नहीं पता क्या सही और क्या गलत है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था, और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे पता है कि मैं खुद से निर्णय नहीं ले सकता, मेरे पास जितना नॉलेज है, जितनी समझ है, जितना अनुभव है, वो पर्याप्त नहीं है। प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन कीजिए, प्लीज़ मेरे हेल्प कीजिए। जब वो ये बात कहता है, इसी बात को हम कहते हैं शरणागति ना। शरणागत होना मतलब सरेंडर करना अपने आप को सोर्स ऑफ नॉलेज के लिए। यस मुझे सीखना ही होगा, यस मैं सीखना चाहता हूँ। ठीक है ना। वो भाव जब प्रकट होता है तो फिर जीवन में प्रोग्रेस की शुरुआत होती है। ये 4 बड़े दुश्मन हैं। अगर आप अपने कंपटीशन में सीरियसली जाना चाहते हैं तो अपने भीतर से अपने जो राग हैं, वो स्पेशली राग जो आपको पढ़ाई से दूर ले जाते हैं, मेक ए लिस्ट ऑफ देम, मेक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस। कुछ आदतें होंगी जो आपको रोकती होंगी, उन आदतों को कैसे ट्रांसफॉर्म करें। तो हमारा एक अलग से एक बहुत ही स्पेशल वर्कशॉप है, 5 दिन का वर्कशॉप, जिसमें हम बात करते हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस बैड हैबिट्स एंड हाउ टू बिल्ड पॉजिटिव हैबिट्स इन योर लाइफ। तो वो प्रोग्राम भी जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है कि किस प्रकार से जो है आप अपने इन अटैचमेंट से बाहर निकलें, और किस प्रकार से आपके जीवन जो है वो एक सही दिशा में चल पड़े, जहां आप द्वेष को कम कर पाएँ, जहां आप जो है अपने उस शोक से, सेल्फ डाउट से, उससे बाहर निकल पाएँ, और जो है डिल्यूजन से बाहर निकल के यू हैव दैट डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलिजेंस, यू हैव दैट विवेक बुद्धि, सही और गलत की पहचान करके, एंड यू कैन मेक योर ओन वे। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बातचीत करेंगे। अगले वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी जो बुद्धि है, ये जो डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलिजेंस है, ये हम में कैसे डेवलप हो सकती है, कैसे विवेक बुद्धि हम में आए, कैसे हम सही और गलत को में से हमेशा सही को चुने और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। तो अगले सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे, और भगवान श्री कृष्ण बहुत ही साइंटिफिक और वंडरफुल टेक्निक जो है वो दूसरे अध्याय में समझाते हैं, जिसमें वो अलग अलग जो है चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले अर्जुन की शरणागति उसमें एक विषय है। उसके बाद में वो बात करते हैं कि किस प्रकार से हाउ शुड वी हैव परसेप्शन एंड हाउ आवर परसेप्शन मेक्स अ लाइफ। तो वो उसके बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं सांख्य योग के बारे में,
कर्मयोग के बारे में, और वो बात करते हैं स्थिति प्रज्ञ पुरुष, मतलब वन हु कैन अटेन एनी सक्सेस इन लाइफ, वो उस व्यक्ति के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में। तो इन सब चीज़ों के साथ जो है अगले सेशन में आपसे फिर बात करेंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, अच्छे से समझिए और उसे इम्प्लीमेंट करिए।